Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमने थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल का अगला सेगमेंट डिस्कस करना है, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशंस। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो की गई उसमें सारे एनिमल्स को दो किस्म के कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं पकिलियोथर्म्स और दूसरे को हम कहते हैं होम्योथर्म्स। पकिलियो का जो लफ्ज़ी मतलब है, यानी लिटरल मीनिंग पकिलियो का है, पकिलियो का मतलब होता है वेरी करना, और थर्म से रिलेटेड है टेम्परेचर। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता रहे, किसके लिहाज से, जब सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर चेंज हो तो वो पकिलियोथर्म्स कहलाते हैं। अच्छा, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये टर्म इस्तेमाल की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो साइंटिस्ट को नज़र आया कि वो एनिमल जिनका ब्लड सर्दी के साथ सर्द हो जाए वो कोल्ड ब्लडेड, और जिनका ब्लड सर्दी के बावजूद गर्म रहे वो वार्म ब्लडेड। तो इस वजह से इनको कोल्ड ब्लडेड, क्या ये सर्दी के साथ खुद अपने ब्लड को क्या कर लेते हैं, सर्द कर लेते हैं, यानी ये ठंडे हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा गया। तो सबसे पहले पकिलियोथर्म्स, तो वो एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट। हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी बदलता रहता है। मोर ज़्यादा भी बदल सकता है, लेस कम भी बदल सकता है। विद एम्बियंट, एम्बियंट का लफ्ज़ मतलब होता है सराउंडिंग। जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब बदलता है तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो एयर और वाटर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जब भी उसका टेम्परेचर बदलेगा तो इनकी बॉडी में सलाहियत होती है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट यानी बदलता रहेगा। इस वजह से इनको पकिलियोथर्म्स कहा जाता है। उसके बाद एग्जांपल की अगर बात करें, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उसको पकिलियोथर्म में शामिल किया गया था। उसके बाद जितनी भी फिशेस हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सारों को पकिलियोथर्म्स की जो कैटेगरी है उसमें ऐड किया गया था। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है, नाम से जाहिर है होम्योथर्म्स। होम्यो का मतलब क्या होता है, सेम। कोई भी ऐसे एनिमल्स एक्सपोज टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, जब उनकी बॉडी को चेंजिंग इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखे, उनको होम्योथर्म्स कहा जाता है, या वार्म ब्लडेड। यानी चाहे बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो लेकिन उनकी हमेशा बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा, इस वजह से इनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है। उसके बाद एग्जांपल में जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उसको होम्योथर्म्स के अंदर शामिल किया गया। अब ये दो क्लासिफिकेशन जब की गई, जितने भी एनिमल्स थे उनकी ये दो कैटेगरीज बनाई गई। कुछ अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल लेते हैं, कुछ अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंजिंग इन्वायरमेंट के बावजूद अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलते। तो इन दो टर्म्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशन का मतलब क्या है, कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। सेवरल डिफिकल्टी अराइज विद दीज टर्मिनोलॉजीज। इन टर्मिनोलॉजीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुए। जैसे फॉर एग्जांपल फिश को रखा गया हमने पकिलियोथर्म्स की कैटेगरी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को बदलती नहीं है। वजह क्या है, इनकी कांस्टेंट सराउंडिंग रहती है, यानी इनका जो इन्वायरमेंट वो कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, चूँकि बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदल रहा, इस वजह से इसको होम्योथर्म्स में होना चाहिए था। तो पहले जो प्रॉब्लम आया वो इन फिशेस की वजह से आया। दूसरा लिजर्ड, जो एक रेप्टाइल है। अब रेप्टाइल को हमने रखा था पकिलियोथर्म्स की कैटेगरी के अंदर, लेकिन लिजर्ड की कोशिश होती है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे, तो इस वजह से इसको होम्योथर्म्स के अंदर होना चाहिए था। लेकिन चूंकि रेप्टाइल्स को कहाँ ऐड किया गया था, पकिलियोथर्म्स में, इस वजह से लिजर्ड की वजह से भी एक प्रॉब्लम आए। अच्छा, उसके बाद कुछ बर्ड्स हैं जैसे हमिंग बर्ड्स। ये छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, जब ये बोलते हैं तो इनकी आवाज़ ऐसे निकलती है जैसे हम। तो इस वजह से कुछ मैमल्स हैं जिनको जैसे बैट्स, ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज से क्या हमारा 36 और 38 पर मेंटेन नहीं करते। अब ये तीन बड़े
मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने इन टर्मिनोलॉजी को चेंज करने पे मजबूर किया। तो ये इस जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी इसमें कुछ लिमिटेशंस आई और लिमिटेशन की वजह से फिर नई क्लासिफिकेशन बनाना पड़ गई जिसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, इस बिहाफ पे दो क्लासेस की गई। लेकिन ये वाले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ये दो चीज़ों की बुनियाद पे की गई, सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन कि उनकी बॉडी में कितनी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है या उनकी बॉडी के अंदर जो हीट मौजूद है वो कहाँ से आ रही है। दूसरी मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, क्या वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इन दो चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए तीन किस्म की कैटेगरीज की गई, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेटरोथर्म्स। तो सबसे पहले एंडोथर्म्स, नाम से जाहिर है एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, बॉडी के अंदर टेम्परेचर या आप इसको हीट कह लें। अगर सोर्स ऑफ हीट, इनकी बॉडी को जो हीट चाहिए उसका अगर सोर्स उनकी बॉडी के अंदर लगा हुआ है तो ये एंडोथर्म्स कहलाएंगे। बेसिकली इनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसी से हीट प्रोड्यूस होती है। एनिमल दैट प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी इनकी बॉडी में जो तो इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन का मेटाबॉलिज्म बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो एनिमल दैट प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट देयर बॉडी, और अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करते हैं। अब ये दो पॉइंट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एंडोथर्म्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में जो ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं या कुछ फिशेस हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट जैसे मक्खी है, मच्छर है, एंड मैमल्स, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो किस कैटेगरी में आती है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करते हैं और इनके अंदर जो ज़्यादातर हीट है जो इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो इनकी बॉडी ही प्रोवाइड करती है, इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसी से प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, उसके बाद एक्टोथर्म्स। तो अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करें तो नाम से जाहिर है एक्टोथर्म्स, तो इनकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, इस वजह से इनमें हीट प्रोडक्शन लो लेवल पे होती। दूसरा, और इनकी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा इंसुलेशन नहीं होती, यानी इनकी स्किन भी ज़्यादा थिक नहीं होती, तो इस वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बाद दफ़ा इन्वायरमेंट के सामने एक्सचेंज हो जाती है। और जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ हीट अवेलेबल हो। जैसे जितने भी एम्फीबियंस हैं सर्दियों के अंदर क्या करते हैं, वो ज़मीन के नीचे हाइबरनेट हो जाते हैं। अब जैसे लिजर्ड वगैरह है, ये क्या करती है, ये जो ही सर्दी पड़ती है अगर धूप पड़ रही है तो धूप सेकना शुरू कर देती है, सनबास करती है। तो इस वजह से ये क्या करेंगे, चूँकि इनकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली अंदर हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, तो ये हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे जहाँ इनकी बॉडी को हीट मिल सके। इस वजह से इनको एक्टोथर्म्स कहा जाता है, यानी इनका जो सोर्स ऑफ हीट है वो बाहर है। एक्टो का मतलब क्या है, आउटसाइड, यानी इनका जो सोर्स ऑफ हीट है वो एटमॉस्फेयर, थर्म कहते हैं हीट को। तो एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले बॉडी में बजाते खुद तो कम हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट भी ज़्यादातर क्या होता है इन्वायरमेंट के सामने एक्सचेंज ही हो जाती है, और जब इनको हीट की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा सराउंडिंग से अपनी हीट लेते हैं। और चूँकि ये सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं और सराउंडिंग हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, तो इस वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदलता रहता है। तो ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं हेट्रोथर्म्स। हेट्रो का वर्ड जब भी आएगा तो इससे मुराद थोड़ा सा अपने जहन में रखना है, ये किसी डिफरेंट चीज़ के बारे में बता रहा हो जो बाकियों से थोड़ा सा हटके होगी, डिफरेंट चीज़ है हेट्रोथर्म्स, यानी इनमें हीट प्रोडक्शन जो रेगुलेशन ऑफ हीट है वो बाकी दोनों से थोड़ा सा हटके है। कैसे, हमने 2 ग्रुप डिस्कस किए, एक में बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और वो अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, और उसके बाद दूसरे के अंदर बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती और ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट
नहीं करते। लेकिन ये थोड़े से अजीब इस वजह से हैं कि इनके अंदर जो हीट प्रोडक्शन है वो बॉडी के अंदर है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते। यानी इनमें एक करैक्टर एंडोथर्म वाला है, पहला करैक्टर एंडोथर्म वाला है और दूसरा करैक्टर एक्टोथर्म वाला है। इसमें जो हमारे पास दो बड़े किस्म के ऑर्गेनिज्म है, बैट्स एंड हमी। तो इस वजह से ये दोनों प्रीवियस ग्रुप से थोड़ा सा हटके हैं कि आधा काम उनसे एंडोडर्म से लिया और आधा काम एक्टोडर्म से लिया। तो इसमें बैट्स और हमिंग बर्ड्स, तो ये दो किस्म के बड़े ऑर्गेनिज्म हैं। बैट्स मैमल में आ जाते हैं, हमिंग बर्ड किस में आता है, ये बर्ड्स की कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों ऐसे हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज, अच्छा यहाँ एक बाउंड्रीज के अंदर तो मेंटेन किया जाता है, लेकिन विद इन नैरो रेंज से क्या मुराद है, 36 और 38 इसके दरमियान मेंटेन नहीं किया जाता। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट और एनिमल्स, ख़ासतौर पे जो हायर एनिमल्स हैं, उन्होंने क्या करना होता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट और इनकी बॉडी के दरमियान हीट एक्सचेंज कम से कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हीट एक्सचेंज बढ़ता चला जाएगा उतने ही ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आती चली जाएंगी जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो इस वजह से कहा गया है कि रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज को कंट्रोल करना, किसके दरमियान, एनिमल और इन्वायरमेंट के। अब इस हीट एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए तीन किस्म की चीज़ें काम करती हैं। कुछ इनके पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से अपनी हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे, कुछ ऐसे इनके पास फंक्शन है जिसकी वजह से वो अपने हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे, और कुछ ऐसे आप कह सकते हैं उनका मिजाज है, बिहेवियर्स हैं जो हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चरल की बात कर लेते हैं, यानी इनके पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन को, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि इनकी बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो हीट एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा हो। स्ट्रक्चर, किसी चीज़ की बात हो रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इंसान की स्किन के नीचे सब नीचे डर्मल स्किन फैट्स की बनी हुई एक लेयर है जो इंसुलेशन का काम कर रही होती है। इंसुलेशन से क्या मुराद है कि हीट एक्सचेंज को रोक रही होती है, अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देती, बाहर की हीट अंदर नहीं आने देती, तो इस वजह से ये इंसुलेशन का काम करती है। तो जितना हीट एक्सचेंज कम से कम होगा, बॉडी टेम्परेचर उतना ही कम से कम वेरी करेगा। दूसरी चीज़, ख़ास तौर पे जो नॉन ह्यूमन मैमल्स हैं उनमें या बर्ड्स हैं, उनकी जो बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, ये बर्ड्स की बात करें उनकी बॉडी के ऊपर फीदर्स होते हैं। तो ये जो कोट ऑफ हेयर, ये कोट ऑफ फीदर्स है, इसको पेलेज कहा जाता है। तो जाहिर बात है जो हेयर्स हैं या आप कह सकते हैं फीदर्स हैं, ये भी इंसुलेटर का काम कर रहे होते हैं, हीट एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद स्वेट ग्लैंड, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है कि जब हमारी बॉडी की हीट ज़्यादा हो जाती है तो स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकाल के हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये वाला जो फिनोमिनन है ये सिर्फ डॉग्स में होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी डॉग्स हैं जब वो थोड़ा सा भागते हैं तो उनकी ज़ुबान बाहर आ जाती है और तेज़ी से सांस लेना शुरू करते हैं। इस तेज़ सांस लेने को हम कहते हैं पैंटिंग। और इनके लंग्स इस तरह का काम करते हैं क्योंकि इनके लंग्स को मॉडिफाई किया गया है कि ये लंग्स के ज़रिए से अपनी हीट को बाहर निकालते हैं। तो अब ये देखें, ये तीनों चीज़ें स्ट्रक्चर हैं। फैट्स की लेयर एक चीज़ है, पेलेज एक चीज़ है, स्वेट ग्लैंड एक चीज़ है, लंग्स एक चीज़ है। तो इस वजह से हम कहते हैं दे हैव स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस जो उनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करें। उसके बाद जब हम फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल में फंक्शनल, क्योंकि हमने फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको हम कहते हैं ये फिजियोलॉजी है। तो यहाँ कोई ऐसा काम हो रहा होगा जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना। आपने एक छोटी सी बात जो जहन में रखनी है कि जितना ज़्यादा हमारी स्किन में ब्लड आएगा उतनी ही ज़्यादा वो हीट को डेसिपेट करेगा। डेसिपेट का मतलब है बाहर निकालेगा, ज़ाया करेगा। तो इस वजह से चूँकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हीट की डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट है,
अगर बाहर सर्दी हो तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को हीट ज़्यादा चाहिए, अगर बाहर गर्मी है तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर ज़ाया करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इसी तरह होता क्या है कि एक काम होता है ख़ास तौर पे जो हायर एनिमल्स हैं उनमें जब जो ही आप कह सकते हैं गर्मी पड़ती है स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाता है। और ये कैसे बढ़ाते हैं? वैसोडाइलेशन के ज़रिए स्किन में मौजूद जो वेसल हैं उनको डायलेट कर दिया जाता है। डायलेशन से क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है तो जब वैसोडाइलेशन करेंगे वो इतना हो जाएगा। अब होगा क्या कि ज़्यादा ब्लड वेसल में आएगा और ज़्यादा जब स्किन में ब्लड आएगा तो हीट डेसिपेशन ज़्यादा होगी। तो टू डेसिपेट हीट इन वार्मथ। इसी तरह जब सर्दी पड़ती है तो ब्लड फ्लो को कम कर दिया जाता है। और ये कम कैसे किया जाएगा कि ये जो वेसल है इसको मज़ीद कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जितनी वेसल कंस्ट्रिक्ट करेंगे ब्लड कम आएगा और हीट जो बॉडी के अंदर वो बॉडी के अंदर ही रहेगी। डेसिपेशन यानी हीट का ज़ाया होना कम हो यानी हीट की बचत हो जाएगी। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू इकोनोमाइज हीट इन कोल्ड कि सर्दी के अंदर हीट की बचत की जाती और गर्मी के अंदर हीट को ज़ाया किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए एक फंक्शन परफॉर्म एक काम हुआ है कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल किया गया है। अच्छा, उसके बाद प्लूमेज फ्लफिंग। आपने अक्सर देखा होगा जो बर्ड्स वगैरह होते हैं बाद दफ़ा उनके फीदर इस तरह खड़े हो जाते हैं। जैसे अक्सर चिड़िया वगैरह किसी ठंडे पानी में गिर जाए तो बाहर निकलती है तो उसके फीदर खड़े होते हैं ऐसे। या आप कह सकते हैं जब भी कोई जानवर खुशी का इजहार करते हैं या लड़ाई करना चाहते हैं तो इनके ये फीदर खड़े होते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये अपने मसल को क्यों कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं जिसकी वजह से प्लूमेज फ्लफिंग फीदर को कहा जाता है। और प्लूमेज इस मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो खड़ा होना है, अब जो ही ये खड़े होते हैं दरमियान में एयर ट्रैप हो जाती है और ये एयर इंसुलेटर का काम कर रही होती है कि चूँकि ये जो जितनी भी कंडीशंस हैं ख़ास तौर पे जैसे सर्दी वगैरह अगर बर्ड्स को लग रही हो तो उसमें हीट ज़्यादा चाहिए होती है, अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाए तो अंदर की हीट ज़ाया होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो ये क्या करती है, ये इंसुलेशन का काम करती है। जो एयर ट्रैप हुई है बिटवीन द फीदर्स ये इंसुलेशन का काम करती है। तो प्लूमेज फ्लफिंग, अब ये मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ मसल की तो ये स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन होती। अब हमने बात की मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना और प्लूमेज फ्लफिंग का होना, तो ये एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इस वजह से इसको फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन के अंदर। अब स्वेटिंग, अब हमने स्ट्रक्चरल में स्वेट ग्लैंड की बात की है लेकिन यहाँ स्वेटिंग की बात की क्योंकि हम यहाँ फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 3-4 फंक्शन ऐसे हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी की हीट और इन्वायरमेंटल कंडीशन के दरमियान जो एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बिहेवियर, हर ऑर्गेनिज्म का मिजाज है वो अपने लिए आसानी चाहता है और इसी आसानी को वो ढूंढता है मुख्तलिफ किस्म के जगह पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है और सपोज मैं कहता हूँ कि हमें हमारे पास 2 किस्म की इन्वायरमेंट अवेलेबल है, 40 सेंटीग्रेड और सपोज 35 सेंटीग्रेड। सपोज मैं इसको 31 कर देता हूँ। तो हमारी बॉडी किस इन्वायरमेंट की तरफ जाएगी? 40 सेंटीग्रेड। उसकी वजह ये है, अगर आप देखें 40 और 37 में 3 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है और 37 और 31 में 6 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। तो हमारी बॉडी को जब हम मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो आसानी 3 सेंटीग्रेड को मेंटेन करने में है, 6 सेंटीग्रेड को मेंटेन करने में नहीं है। तो इस वजह से ये सिर्फ इंसान की फितरत नहीं है बल्कि ये हर ऑर्गेनिज्म की फितरत है। जैसे हम सर्दियों में धूप के अंदर बैठते हैं और जब गर्मी आती है उस साए के अंदर बैठते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्मियों में साए के करीब करीब होता है और सर्दियों के अंदर जो धूप है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के, धूप का जो टेम्परेचर वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के करीब करीब होता है। तो इस वजह से हम ये काम करते हैं। ये हमारा मिजाज है कि सर्दियों में धूप में बैठना, गर्मियों में छाँव में बैठना। तो ये सिर्फ हमारा मिजाज नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने अपने बॉडी के टेम्परेचर को विद इन नैरो रेंज मेंटेन करना है तो उनकी ये प्रॉपर्टी है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, लीजर्ड, ये धूप सेकती है सर्दियों के अंदर और स्क्विरल्स जब बहुत ज़्यादा दिन के वक्त गर्मी होती है तो अपने ये बिलों में घुस जाती।
बर्रोज़ के अंदर घुस जाती हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह की तरफ मूव करना चाहता है जहां उसकी बॉडी को कम से कम मुशक्कत करना, कम से कम मुशक्कत कब होगी, जब डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड बॉडी टेम्परेचर कम से कम होगा। तो जितना डिफरेंस कम से कम होगा, हीट एक्सचेंज कम से कम होगी और बॉडी के लिए आसानी होगी। तो चेंज ऑफ पोजीशन कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को बदलता है, मूव टू एनिमल, और ये एनिमल उस जगह की तरफ जा टू द इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट वियर हीट एक्सचेंज इज मिनिमल, जहाँ जो हीट एक्सचेंज है वो कम से कम हो। जैसे ये 2 एग्जांपल है। अच्छा, चेंज ऑफ पोजीशन, पोस्चर, सॉरी, आपने अक्सर देखोगे जब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो और चादर भी ना हो तो इंसान ना बिल्कुल अपने आप को फोल्ड कर ले। उसकी वजह ये है कि जितना सरफेस एरिया कम एक्सपोज होगा इन्वायरमेंट के सामने, हीट डेसिपेशन उतनी ही कम होगी। तो और गर्मियों में क्या होता है कि इंसान खुला डिला होने की कोशिश करता है, ऐसे कपड़े पहनता है जो बिल्कुल खुले डिले हों ताकि हीट एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो, हीट डेसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो हमारा सर्दियों के अंदर बिल्कुल फोल्ड होके रहना, अपने आप को छुपा के रखना, और गर्मियों के अंदर इंसान खुला डुला होने की कोशिश करता है, इसी वजह से है कि इंसान इस अपने पोस्चर को बदल के, अपने आपके हैयत को बदल के, अपनी शेप को बदल के भी थर्मो रेगुलेशन कर सकता है। ये अक्सर देखा भी होगा कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इंसान बिल्कुल फोल्ड हो जाता है ताकि उस सर्दी से बचा जा सके। तो बहरहाल हमारे पास जो पोस्चर का चेंज होना है ये सरफेस एरिया को कंट्रोल करता है। हीट डेसिपेशन के लिए सरफेस एरिया का ज़्यादा होना चाहिए, और हीट कंजर्वेशन के लिए, हीट को महफूज करने के लिए, जैसे सर्दी में चाहिए होता है, हमेशा सरफेस एरिया का कम होना चाहिए। तो बाय एडजस्टिंग पोस्चर, तो जब भी अपने पोस्चर को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, तो इसकी वजह से हीट एक्सचेंज, या तो हीट कम एक्सचेंज होगी या ज़्यादा एक्सचेंज होगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। इसमें ज़्यादातर जो यानी क्वेश्चंस बनते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बन सकते हैं, जैसे एंडोडर्म और एक्टोडर्म में डिफरेंस आ जाता है, या इनमें से कोई भी एडॉप्टेशन ये पूछ ली जाती है। वैसे यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, और एमसीक्यूज भी बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो प्लूमेज फ्लफिंग है ये कौन सी एडॉप्टेशन की टाइप है, या चेंज ऑफ पोस्चर है ये कौन सी एडॉप्टेशन की टाइप है। और ख़ासतौर पर एग्जाम्पल लाजमी ज़हन में रखा करें, इससे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ जो हमिंग बर्ड्स हैं, ये किस कैटेगरी में है, हेटरोथर्म में, एक्टोथर्म में है या एंडोथर्म्स के अंदर है। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.